आपका पार्टनरशिप एक्ट में ये कुछ छोटी छोटी धाराएं हैं जो बिहार में आपका प्री के लिए पूछी जाती हैं, और इधर एक धारा और आपका मेंस के लिए बचा है। इसके बाद आपका इसको लिखवा जाएगा 2-3 दिन मेंस के लिए, और तब आपका सीपीसी शुरू हम करेंगे, इसको पूरा करा दिया जाए ताकि बाद में देखिए आपका जो चल रहा था ये 64, यानी कि आपका 64, 65, 66, ये तीन धाराएं इधर आपका पूछी जाती हैं। 68 भी पूछी जाती हैं, 69 भी, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इधर 70 भी पूछा गया है। बैठिए हो। इधर की 5-6 धाराएं आपका प्री के लिए महत्वपूर्ण है, भागीदारी अधिनियम की, और एक धारा मेंस में भी पूछी जाती है 69, वहीं थोड़ा समय लेगी। आइए एक कर करके चला जाए। आपका हम बता रहे थे 64, भूलों का परिशोधन, रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। सबसे पहले हमको रिलेट मने कर दिया जाए थोड़ा बहुत। बैठिए हो। आपका भागीदारी अधिनियम की धारा 64, भूलों का परिशोधन, रेटिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। अगर कोई मिस्टेक हो गया है, भूल हो गई है, तो ऐसी दशा में कौन कौन से कानून में आपका क्या क्या नियम है, ये पहले जानिए। सबसे पहले हम आईपीसी बताते हैं। दो दो चार चार लाइन बताया जाएगा, ज़्यादा नहीं। कोरिलेशन भाई ज़्यादा नहीं बता सकते, 2 लाइन 4 लाइन पर्याप्त है आपका। देखिए, अगर आईपीसी के तहत ये नियम है कि अगर मिस्टेक का फैक्ट है, तथ्य की भूल है, तो आईपीसी की धारा 76 और 79, दोनों धाराओं में आपका पिछले इसके पहले वाले एपीओ में पूछा गया था कि तथ्य की भूल बचाव देती है, आपका किस धारा में ये सिद्धांत है, तो दोनों धाराएं आए तो दोनों मारिए, 76 और 79। अगर इनमें से एक धारा दे तो एक ऑप्शन चुनिए, और अगर दोनों धाराएं न रहे तो अंतिम ऑप्शन रहेगा इनमें से कोई नहीं। जो पिछली बार मॉडल बना था 76 दिया नहीं था, आपका 77 दे दिया, 78 दे दिया, 79 दे दिया, और इनमें से कोई नहीं। तो लोग जो अच्छे से नहीं पढ़े रहते यही मात खाते हैं, और कई लोग लगा दिए इनमें से कोई नहीं। जबकि मिस्टेक के बारे में 2 सेक्शन में प्रावधान है, मैं लगातार बता रहा हूँ, 76 में भी और आईपीसी के 79। कई लोग गलती किए थे। ये क्वेश्चन बना था और आपका सतर्क रहना है। तो दोनों धाराओं में एक सिद्धांत है कि जो एक्सक्यूज या क्षम्य होगी वह मिस्टेक का फैक्ट होगी, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज या क्षम्य नहीं होता। इसके बाद मिस्टेक के बारे में आपका संविदा अधिनियम में भी प्रावधान है, आपका 20, 21 और 22। अगर करार करते समय भूल हो गई है तो इसका प्रभाव संविदा पर क्या पड़ेगा, इसके लिए 3 धाराएं महत्वपूर्ण है, 20, 21 और 22। अगर किसी दस्तावेज में मिस्टेक हो गया है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए एविडेंस में आपका धारा 93, 94, 95, 96, 97 में प्रावधान किया गया है। अगर न्याय अब आइए, यदि न्यायालय के निर्णय में ही कोई लिपकीय या गणितीय त्रुटि
यानी कि क्लर्कियल और मैथमेटिकल मिस्टेक हो जाता है, तो इस क्लर्कियल और मैथमेटिकल मिस्टेक को सुधारा जा सकता है। अगर क्रिमिनल मामला है, आपराधिक मामला है, तो सीआरपीसी की धारा 362 अप्लाई करेगी, और सिविल मामला है तो सीपीसी की धारा 152। अगर उच्चतम न्यायालय से ही कोई गलती हो जाए तो अनुच्छेद 142, याद रखिए कौन सा अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णय में हुई गलती को क्या कर सकता है, सुधार सकता है। तो थोड़ा सा अब आइए, तो भूलों का परिशोधन। अब देखिए आपका 64 भागीदारी अधिनियम की धारा देखिए, सुधारा जा सकता है भूल। रजिस्ट्रार को यह शक्ति हर समय होगी कि फर्मों के रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि को जो किसी भी फर्म के संबंधित हो, इस अध्याय के अधीन फाइल की गई उस फर्म संबंधी दस्तावेजों के अनुरूप बनाने के लिए किसी भूल का परिशोधन करें। यानी कि भूल का क्या करें, रजिस्ट्रार सुधार। उन सब पक्षकारों के आवेदन पर जिन्होंने इस अध्याय के अधीन, यानी कि दो बातें आई है, रजिस्ट्रार अगर देखता है कि मिस्टेक हो गया है तो स्वतः उस भूल को सुधार कर सकता है। पहले पॉइंट में पक्षकार भी मांग कर सकते हैं कि हजूर हम लोगों से क्या हो गई है भूल, आवेदन देंगे और भूल हो गई है, अतः इसमें सुधार किया जाए। तो ऐसी दशा में कौन सा खंड लागू होगा, दो। तो बताइए भूल का संशोधन, भूल का सुधार हो सकता है संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा सुमोटो से भागीदारों के आवेदन पर। दोनों इनमें से कोई नहीं तो क्या मार्क कराएंगे, दोनों। पहला खंड स्वतः और दूसरा एप्लीकेशन। अगला ये न्यायालय के आदेश से रजिस्टर का संशोधन, तो न्यायालय भी आदेश दे सकता है कि इस फर्म के इस भाग में कुछ परिवर्तन लाया जाए, संशोधन किया जाए, तो न्यायालय देगा। तो किस धारा के तहत, 65। इसके बाद 66 रजिस्टर और फाइल की गई दस्तावेज का निरीक्षण। अब आइए इसको एविडेंस से जोड़िए। जब कोई फर्म पंजीकरण अधिकारी के समक्ष पंजीकृत हो जाती है, यानी कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड हो जाती है, तो बताइए एविडेंस की धारा 74 मैं कल बताया था कि जब कोई प्राइवेट दस्तावेज रजिस्टर्ड हो जाता है तो वह प्राइवेट न रहकर अब किस में कन्वर्ट हो जाता है, सार्वजनिक या पब्लिक या लोक। लोक दस्तावेज की परिभाषा एविडेंस की किस धारा में, कल भी बताया गया था 74 में। तो जब ये फर्म जो है रजिस्टर्ड हो गई तो अब ये पब्लिक क्या हो गई, नेचर की। तो कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर इस फर्म का दस्तावेज का क्या कर सकता है, निरीक्षण। अब बताइए प्रमाणित प्रति मांग सकता है कि नहीं, रजिस्ट्रार से मांग सकता है। तो निरीक्षण करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को, एक लाइन में 66, और प्रमाणित प्रति मांग लीजिए तो सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी, रजिस्ट्रार की है। एक धारा और आगे बढ़ जाइए, आपका 67 68 छोड़ देना है, साच का नियम। 69 अभी हम पढ़ाएंगे आपका। 69 के बाद आ जाइए 70, यानी कि मिथ्या विशिष्टियाँ देने के लिए सेंशन या शास्ति या पेनाल्टी। यानी कि अगर फर्म के भागीदारों ने फर्म के रजिस्ट्रेशन के समय या उसके बाद में संशोधन करके कुछ गलत सूचनाएं रजिस्ट्रार को दे दी और वह गलत सूचनाएं दे दी हैं आपका, तो ऐसी दशा में ऐसे सूचना देने वाले दंड के क्या होंगे, भागी। तो वहीं दंड की मात्रा पूछी जाती है, अंडरलाइन करिए। ऐसी गलत सूचना देने वाले
फाल्स देने वाले जानकारी दंड के भागी होंगे तो कितना उनको सजा हो सकती है? आपका 3 मास का कारावास या जुर्माना, या दोनों। अंडरलाइन कर लीजिए बैरक पर। 3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों, बस एक लाइन याद करना है। इसके बाद आ जाए 71, नियम बनाने की शक्ति। तो राज्य सरकार नियम बना सकती है। इसके बाद 72, लोक सूचना देने का ढंग। तो कोई भागीदार अंदर होता है, बाहर होता है। तो बाहर होता है तो लोग सूचना देंगे, तो बताइए पब्लिक नोटिस दी जाती हैं, पेपर में छपवा दीजिए। मुख्य रूप से क्या होता है, किसी दैनिक समाचार पत्र में क्या करिए, छपवा दीजिए। तो इधर आपका क्वेश्चन नहीं बनता। 72 के बाद आ जाइए 73, निश्चित ही है। और 74 सेविंग है, यानी कि कुछ पुरानी बातों को क्या किया गया है, बचा गया है। एक सेक्शन अब बचा, वही सेक्शन आपका देखना है। 69 पर थोड़ा कवर करिए, यही सेक्शन मेंस में भी आता है, प्री में भी। एकदम शुरुआती दौर से थोड़ा कवर करिए। जो ये भारतीय भागीदारी अधिनियम है, ये 1932 के पहले भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 11 में था। धारा 239 से लेकर 266 तक। अध्याय 11 में 1932 में भागीदारी के बारे में और अच्छा प्रावधान बनाने के लिए संविदा अधिनियम से 1932 में यह अध्याय निश्चित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया और इस विषय पर नया कानून बनाया गया अंग्रेजों द्वारा, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये हुआ, नए नियम आ गए। ये कानून एक आपका 1 अक्टूबर, 1 ही अक्टूबर है ना, हाँ, 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया। लेकिन एक सेक्शन ऐसा था जो 1 साल बाद लागू किया गया, 1 अक्टूबर 1933 को। क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ भी मॉडल बनता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम कितने पार्ट में, कितने भाग में, कितने भाग में लागू किया गया, 2 भाग में। ऐसा क्वेश्चन संविधान में बीएचयू एलएलएम में पिछली बार बना था कि भारतीय संविधान कितने भागों में लागू किया गया, 1 2 3 4, तो क्या मार्क कराएंगे, 2। कुल 16 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को और अन्य अनुच्छेद 26 जनवरी 1950। तो भागीदारी अधिनियम की कौन सी धारा आपका 1 अक्टूबर 1933 को लागू की गई, 69। अब आइए क्यों लागू की गई, इसका कारण देखिए। इसका कारण यह है कि आपका कह सकते हैं कि फर्मों का रजिस्टर, इस फर्मों का रजिस्टर्ड किया जाना इसके पहले आवश्यक नहीं था। लेकिन जब नया कानून बनाया गया तो फर्म का रजिस्टर, माने फर्म का पंजीकरण कराना, रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य बनाया गया। 1 साल का मौका इसलिए दिया गया कि जो लोग पुरानी फर्म चला रहे हैं उनको 1 साल का मौका दिया जाए, ताकि वह रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर अपनी फर्म को क्या करा लें, आपका रजिस्टर्ड करा लें। अब समस्या ये आई कि अगर कोई फर्म चल रही है, रजिस्टर्ड नहीं है, तब क्या होगा, और रजिस्टर्ड है तब क्या होगा, इसका इफेक्ट ही आपको जानना है। तो पहले कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखिए। चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या न हो, जो थर्ड पर्सन है, जो तृतीय व्यक्ति हैं, जो पर व्यक्ति हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक थर्ड पर्सन आपका उदाहरण में बनाया जाए, और वह देखिए थर्ड पर्सन कैसे बनाया जाता है।
ए, बी तथा सी तीन भागीदार हैं और ये चाय का व्यापार कर रहे हैं। एक डी है जो चाय पत्ती बेचता है और डी ने इस फर्म को 2000 रुपये की चाय पत्ती उधार दी। अब हम बता रहे हैं कि जो थर्ड पर्सन इस उदाहरण में कौन हो गया, डी। तो चाहे फर्म का पंजीकरण हो या न हो, यानी कि चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या न हो, डी के अधिकार पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि किसके अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, डी के। और डी भले रजिस्टर्ड न हो फर्म, डी को हक होगा कि वह 2000 रुपया केवल ए से वसूल ले, केवल बी से, केवल सी से, या इनमें से किसी दो से या तीनों से, क्योंकि भागीदारों का जो जिम्मेदारी होती है वह सेपरेट भी होती है और ज्वाइंट भी। सेक्शन 25 याद करके जाइएगा। सेक्शन 25 मैं बता चुका हूँ एक बार आपका। ये भागीदारों का जिम्मेदारी पृथक माने किसी से वसूल लीजिए, संयुक्त का मतलब कि सभी से वसूल लीजिए एक ही साथ। अब आइए, तो आखिर रजिस्टर्ड नहीं है तब अब दूसरा नियम आइए। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो ये फर्म के लिए नुकसानदायक होगा। देखिए क्या नुकसानदायक होगा। अगर फर्म ने डी को चाय उधार पिलाई है 500 रुपये की और ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये किसके लिए हानिकारक होगा, फर्म के लिए। और फर्म ये 500 रुपया डी से वसूल नहीं सकती। यानी कि अगर फर्म का पंजीकरण नहीं कराया गया है तो फर्म थर्ड पर्सन पर मुकदमा नहीं कर सकती, और अगर रजिस्ट्रेशन है तो थर्ड पर्सन पर मुकदमा कर सकती है। लेकिन थर्ड पर्सन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। थर्ड पर्सन चाहे फर्म रजिस्टर्ड हो या न हो, थर्ड पर्सन के अधिकारों पर कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, नहीं। यही जो कंसेप्ट, इसीलिए आपका 1 अक्टूबर 1932 को आपका ये सेक्शन लागू नहीं किया गया। 1 साल मौका दिया गया कि जितने लोग फर्म का कारोबार करते हैं 1 साल के अंदर अगले क्या करें, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर क्या करवा लें, रजिस्टर्ड। इसीलिए ये धारा 69 धारा कब से लागू हुई, 1 साल बाद, 1 अक्टूबर 1933। वैसे पुराने लोग बता रहे हैं, यानी कि अभी भी क्या है, स्मृति ताजी है। भाई आपका खुशी की बात है कि कम से कम स्मृति तो ताजी है, पूछने पर कुछ लोग बता रहे हैं। लेकिन जब बिहार वार आ जाएगा तो और स्मृति मैंने आपको स्मृति ताजी करनी पड़ेगी। तो आइए 69 देखा जाए, रजिस्ट्री न करने का प्रभाव। बैरक निकालिए, अब सही रहेगा। देखिए आपका रजिस्ट्री न करने का प्रभाव क्या क्या होगा। तो एक बार फिर देखिए आपका एक एक बैरक से शुरू किया जाए। पहला खंड देखिए, कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत या इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार को प्रवृत्त कराने के लिए लाया जाए, किसी फर्म के भागीदार के नाते वाद लाने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा या की ओर से उस फर्म के विरुद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसका उस फर्म में भागीदार होना या रहा होना अभिकथित हो, किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जाएगा जब तक कि वह फर्म रजिस्ट्रीकृत न हो और वाद लाने वाला व्यक्ति फर्मों के रजिस्टर में उस फर्म के भागीदार के तौर पे दर्शित न हो या दर्शित न रह चुका हो। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर आपका कह सकते हैं कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो भागीदार
या जो कह सकते हैं या फर्म के मध्य कोई वाद, यानी कि फर्म को लेकर क्या पार्टनर कोई मुकदमा दायर कर सकते हैं कि नहीं आपस में? नहीं। फिर एक बार समझिए, यानी कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है या फर्म कह सकते हैं कि अपंजीकृत है, तो पहला नियम ये मिला कि क्या भागीदार या जो फर्म है यानी कि आपका कोई मुकदमा ला सकती है कि नहीं? तो नहीं ला सकती, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कब? जब फर्म रजिस्टर्ड न हो। ये कुल मिलाकर एक लाइन सामान्य नियम बताया जा रहा है। दूसरा खंड देखिए, कोई भी वाद जो किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को लागू कराने के लिए लाया जाए, फर्म द्वारा या उसकी ओर से किसी भी न्यायालय में किसी पर व्यक्ति के विरुद्ध दायर नहीं किया जाएगा जब तक कि फर्म रजिस्टर्ड न हो या मैंने कह सकते हैं कि वह आपका फर्म का भागीदार न हो। दूसरा नियम देखिए, पहला नियम ये निकला कि भागीदार कह सकते हैं कि आपस में अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या आपस में एक भागीदार फर्म पर या एक भागीदार दूसरे भागीदार के खिलाफ कोई मुकदमा ला सकता है कि नहीं फर्म से रिलेटेड? नहीं। दूसरा खंड ये बताता है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो फर्म या फर्म का कोई भागीदार किसी थर्ड पर्सन या किसी पर व्यक्ति पर भी मुकदमा ला सकता है कि नहीं? नहीं ला सकता। तो इसी उदाहरण में देखिए, पहला खंड इन तीनों के बीच के रिलेशन को बताता है और दूसरा खंड किसके बीच? इनके बीच। तो क्या अगर फर्म पंजीकृत नहीं है तो क्या ये जो फर्म के भागीदार हैं क्या थर्ड पर्सन के विरुद्ध मुकदमा ला सकते हैं कि नहीं? नहीं। लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसके अधिकार पर कोई रजिस्ट्रेशन का प्रभाव। अब फिर एक बार मान लीजिए कि 500 की चाय उधार पिलाए हैं फर्म ये, तो क्या 500 वसूलने के लिए ये जो भागीदार हैं डी के खिलाफ, अगर ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या डी के खिलाफ मुकदमा लाने का इन्हें अधिकार होगा कि नहीं? नहीं होगा। कौन सा खंड रोकता है कि थर्ड पर्सन के खिलाफ? दो खंड दो। बस आपका एकदम कंसेप्ट क्लियर करते चलना है। अगला देखिए, अगला देखिए आपका शब्द देखिए भाई आपका, हाँ तीसरा खंड देखिए। तीसरा खंड आपका कह सकते हैं क्लास 1 में है आपका अभी भी पहला खंड, मुजराई का दावा। अब मुजराई का दावा देखा जाए, यानी कि क्या मुजराई का दावा आपका किया जा सकता है कि नहीं? तो मुजराई कराइए पहले। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो याद रखिएगा वह सेटअप या मुजराई का दावा भी नहीं कर सकती। अब इसके लिए आपका कह सकते हैं देखिए मुजराई का दावा एक कराया जाए आपका। फिर एक बार देखिए, मान लीजिए ए बी तथा सी तीन भागीदार हैं और इन्होंने डी को 500 रुपया उधार दिया है और डी इस फर्म को 1000 रुपया उधार दिया है। तो भाई दोनों आपका उधार दिए हैं, तो थर्ड पर्सन ने कितना दिया है? 1000, और फर्म इसको कितना दी है उधार? 500। अब अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो पहला नियम ये आया कि भागीदार इस 500 रुपये की वसूली के लिए डी के विरुद्ध कोई मुकदमा ला सकते हैं कि नहीं? नहीं ला सकते। ये नियम आया। अब समस्या है कि भले फर्म रजिस्टर्ड न हो, ये जो थर्ड पर्सन डी है क्या ये अपना 1000 वसूलने के लिए भागीदारों के खिलाफ मुकदमा ला सकता है कि नहीं? ला सकता है, क्योंकि थर्ड पर्सन पर रजिस्ट्रेशन हो या न हो इससे कोई फर्क। अब आइए, डी ने 1000 का मुकदमा लाया
तो भागीदार ये कह रहे हैं कि हजूर 500 रुपया ये उधार लिया है हम लोगों से, अतः 1000 में से 500 क्या किया जाए माइनस, और हम लोग कितना केवल देंगे 500, मैंने मुजराई मैंने कटौती की जाए, क्योंकि ये भी हमारा कितना उधार लिए हैं 500। अब समस्या ये आई कि अगर फर्म पंजीकृत नहीं है तो क्या सेटअप या प्रतिसाधन या मुजराई या पारस्परिक कटौती की मांग कर सकती हैं कि नहीं? नहीं कर सकती। तो कब कर सकती हैं? जब क्या हो, रजिस्टर्ड। बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। मुजराई का भी दावा नहीं कर सकती, ये हमेशा याद रखिए। इसके बाद आइए आपका देखा जाए, कह सकते हैं कि बेरेट को आगे बढ़ाया जाए। खंड 3 देखिए, उपधाराओं उपधाराओं 1 और 2 के उपबंध किसी संविदा से उद्भूत किसी अधिकार को लागू कराए जाने वाले मुजराई के दावे या अन्य कार्यवाहियों में भी लागू होंगे। तो बता दिया गया है कि अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो मुजराई का दावा कर सकती हैं कि नहीं? नहीं कर सकती। ये नियम इतना बताया गया, यानी कि नियम क्या आया, फिर एक बार कंसेप्ट बनाइए, तब अब अपवाद चलेगा। अपवाद मतलब जहाँ की मुकदमा क्या हो सकता है हो सकता है, लेकिन फिर एक बार नियम, अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो एक भागीदार दूसरे भागीदार पर या फर्म के भागीदार आपस में कोई मुकदमा ला सकते हैं कि नहीं? फर्म से रिलेटेड नहीं। पहला नियम यही तो मिला। दूसरा नियम क्या, फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो थर्ड पर्सन के विरुद्ध कोई मुकदमा ला सकती हैं कि नहीं? नहीं ला सकती, दूसरा खंड। तीसरा खंड, अगर फर्म के विरुद्ध मुकदमा होता है तो क्या मुजराई की मांग फर्म कर सकती है? नहीं। लेकिन ये विधि के पूर्ण नियम नहीं है, कुछ इसके एक्सेप्शन हैं जहाँ की भागीदार मुकदमा ला सकते हैं। तो क्या क्या अपवाद हैं? अब अपवादों की श्रृंखला देखिए। किसी फर्म के विघटन के लिए या विघटित फर्म का अकाउंट या लेखा लेने के लिए वाद लाया जा सकता है। अब आइए, भले अब देखिए इसमें आपका ए बी तथा सी 3 पार्टनर थे, भाग फर्म का गठन हो गया लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका। तो अब बताइए, क्या ये लोग अब पार्टनरी तोड़ने के लिए, डिजोल्यूशन करने के लिए कि हमारी पार्टनरी तोड़ी जाए और हिसाब किताब न्यायालय कर दे, क्या इसके लिए मुकदमा लाने का अधिकार इनको है कि नहीं है? तो पहला अपवाद क्या मिला कि भले रजिस्टर्ड फर्म न हो, किसके लिए मुकदमा लाया जा सकता है कि भागीदारी क्या की जाए और हमारा हिसाब किताब यानी कि अकाउंट या लेखा क्या किया जाए, निर्धारित। हमारा जो अंश है निर्धारित किया जाए और हमारा अंश क्या किया जाए, दिया जाए, भले फर्म रजिस्टर्ड न हो। इसके लिए मुकदमा लाया जा सकता है। दूसरा देखिए, किसी दिवालिया भागीदार की संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किसी शासकीय समनुदेष्टि रिसीवर या न्यायालय की प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम के अधीन शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा अपवाद ये हुआ कि अगर कोई भागीदार, मान लीजिए 3 भागीदार थे, एक रकम बना लिया जाए, मान लीजिए तीनों ने 1000 रुपया लगाया था, तो फर्म का भागीदार कितने से चल रही थी टोटल? एक का 1000 रुपया हो गया, बी का 1000 और सी का, इसी बीच सी क्या हो जाता है? दिवालिया। तो अब दिवालिया देखिए, दिवालिया इंसॉल्वेंसी उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने ऋणों को चुकाने में असमर्थ हो जाता है। तो वह व्यक्ति न्यायालय से अपने को दिवालिया घोषित करा सकता है। अब कोई ऋण बचेगा नहीं, अब उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि करोड़ों अरबों लीजिए और सहारा जैसे अपने को हाथ ऊपर खड़ा, भी दिवालिया नहीं हुए हैं लेकिन हाथ ऊपर खड़ा कर दीजिए कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ, तब क्या होगा? तो जो उधार लिया था अब उसकी संपत्ति कुर्क होगी, नीलाम होगी,
बेचवाई जाएगी। ये कार्य न्यायालय आपका, चूंकि न्यायाधीश जाकर रोज तो नीलामी करवाएंगे नहीं, तो इसके लिए कंपनी लॉ में लिक्विडेटर नियुक्त होता है, रिसीवर भी हैं, परिसमापक भी हैं। तो परिसमापक जाएगा, दिवालिया भागीदार के हिस्से को क्या करेगा, कुर्क करेगा, कुर्क करके नीलाम करवाएगा, बेचवाएगा, और जो जो उधार उसको दिए थे पंजीरी जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा अनुपातिक क्या कर देगा, वितरण अनुपातिक। तो मान लीजिए कि आपका 3,000 रुपया लोग उधार दिए थे और पैसा बेचने पर आया 1,500 रुपया, तो 1,500 रुपया क्या चला गया, गायब। जैसे कि विजय माल्या इत्यादि हैं, उनकी संपत्ति बेची जाए तो पूरा पैसा वसूल नहीं हो पाएगा, वो डूब जाता है, सरकार उसको माफ़ कर देती है। भाई विधेयक लाया जाता है, तमाम चीज़ें होती हैं, इसी में आपका वैसे हो सकता है कुछ लोग अब धीरे धीरे क्या हो, क्योंकि नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अनुमति मिल गई है आपका वहाँ से, तो हो सकता है कि जल्दी ही वो जो पीएनबी घोटाले में करोड़ों का है। लेकिन विजय माल्या तो वहाँ के चार्ल्स के, यानी कि अब चार्ल्स कहाँ, अब तो सम्राट हो गए, यानी कि मर गए एलिजाबेथ, इस सम्राट के साथ घूम रहे हैं। तो हो सकता है सम्राट अपनी शक्तियों का लास्ट में क्या कर दे, प्रयोग, क्योंकि क्षमादान इत्यादि करने का अधिकार किसको है वहाँ, सम्राट को। तो अभी विजय माल्या पर थोड़ा सस्पेंस बरकरार है कि वापस आएगा कि नहीं, लेकिन नीरव मोदी चांस है कि आ जाएगा। अगला देखिए आपका चौथा, यह धारा निम्नलिखित को लागू नहीं होगी तो ऐसी फर्मों को या फर्मों के भागीदारों को जिनके कारोबार का कोई स्थान, जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, या जिनके कारोबार के स्थान उक्त राज्य क्षेत्रों के ऐसे क्षेत्रों में स्थित हैं जिनको धारा 56 लागू होती है, यानी कि 56 एक लाइन में आ जाइए। यदि राज्य सरकार ने किसी एरिया में फर्मों के रजिस्ट्रेशन से छूट दे दी है तो वहाँ फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक, और बिना रजिस्ट्रेशन के ही सभी अधिकार मिलेंगे। देखिए अगर राज्य सरकार ने क्या दे दी है छूट, तो रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है, अन्यथा रजिस्ट्रेशन क्या है, आवश्यक। आप चाहे कराइए न कराइए, उसका इफेक्ट हम बता रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए ही, नहीं कराते हैं और राज्य सरकार ने उस एरिया में छूट भी नहीं दी है, तब तो भाई भागीदारों के आपका हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा कि बुरा, बुरा। लेकिन राज्य सरकार फिर एक बार याद रखिए छूट दे सकती है, सेक्शन याद रखिएगा कौन सा है, 56, छूट दे दी तो रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता और सारे भागीदारी के नियम लागू होंगे बिना रजिस्ट्रेशन के। लेकिन कब, जब कौन छूट दे दे, राज्य सरकार। किस धारा के तहत छूट देती है, 56। अब आइए, मूल्य में 100 रुपये से अनधिक, 100 रुपये से अनधिक का मतलब कि 100 रुपया से अधिक नहीं, यानी कि 100 या उससे कम के किसी भी ऐसे वाद या मुजराई के दावे में जो प्रेसिडेंसी नगरों में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किस्म का, या प्रेसिडेंसी नगरों से बाहर प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम आपका ये हो निष्पादन की किसी भी कार्रवाई अब क्या किया जाए, वो सब पढ़ा नहीं जाता। किसी भी कार्रवाई या अन्य कार्रवाई को जो ऐसे वाद या दावे से आनुषंगिक या उद्भूत हो, यानी कि आपका लघुवाद न्यायालय में मुजराई करवा सकते हैं, लेकिन रकम बहुत कम दी गई है। एक अपवाद है, कितना, 100 या 100 से अधिक। बस एक लाइन याद रखिएगा कि कुछ मामलों में भले फर्म रजिस्टर्ड न हो, फर्म मुजराई की मांग कर सकती हैं, लेकिन रकम बहुत क्या है, कम। कितना, 100 रुपया या 100 रुपये से कम, अधिक की मुजराई की मांग। तो इस प्रकार थोड़ा बहुत शार्ट किया गया है भाई, अब क्या किया जाए, क्योंकि आपका इस प्रकार भागीदारी अधिनियम भी क्या हुआ,
लगभग सभी चीज पढ़ा दी गई है। बहुत आपका डिटेल में चला, बहुत लंबा चला। हाँ, क्या? अब वो संविदा से बाहर जाकर आपका क्वांटम मेरियट के आधार पर, लेकिन देख लेंगे इसको, एक बार देखना पड़ेगा। देख लेंगे तब हम बताएंगे। ये शनिवार को भाई ला की क्लास अब चलेगी, शुक्रवार तक बंद रहेगी कल से। हाँ, शाम वाली आज तक चलेगी। ज्योग्राफी का देखिए, अब आज तो चलेगी, समय चेंज कराने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम बात कर ले रहे हैं सर से, जैसा होगा हम मैसेज कर देंगे। अगर सर के पास समय रहेगा तो सुबह ही लगा दिया जाएगा। आपका 9 बजे से ज्योग्राफी 10 बजे तक हो जाए, ताकि लोग इंग्लिश पढ़ें अजय सर का, और उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ के निकल जाएं। प्रयास करते हैं। दिक्कत होगी तो 2-3 ज्योग्राफी बंद करा दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आज हम बात कर लेते हैं, जैसा होगा हम बता देंगे। लेकिन ला की क्लास कल से आपका 2 तारीख तक बंद रहेगी। हाँ, 3 तारीख को क्लास ओपन होगी भाई।